8 गणित युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पिछली कक्षा में आप एक चर वाले समीकरणों को बनाना, उन्हें हल करना पढ़े हैं। एक चर वाले x धन 5 बराबर 7, ये एक चर में, या ऐसे लिख दें 2x प्लस 8 इक्वल टू 3x। ये भी एक चर में ही है, केवल x में। अब यहाँ हम लोग क्लास 8 में दो चर वाले युगपत समीकरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। किन्हें कहते हैं युगपत समीकरण दो चर वाले, और कब इनका हल ज्ञात हो सकता है, और दो चर वाले युगपत समीकरणों को किन किन विधियों से हल करते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग पहले ये जान लें कि दो चर वाले युगपत समीकरण किस प्रकार के होंगे। इस तरह के होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले, दोनों चर कौन कौन से हैं? एक x है, एक y। यहाँ के चर हैं x y, ये वेरिएबल्स और अचर है बाकी सब। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब अचर है। तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इनको इसलिए कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से इसलिए कहते हैं कि अगर हम इन समीकरणों से संबंधित ग्राफ पर रेखा चित्र बनाएं तो इनसे सदैव कोई न कोई रेखा प्रदर्शित होती है। इनको अगर आप प्लॉटिंग करें ग्राफ पेपर पर तो इनसे हमें एक रेखा प्राप्त होती, इसलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी तरह के होते हैं। जैसे ये है 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं उधर पक्षांतर करके, ये 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7 या प्लस 7। तो ये सब हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनको हम लोग इसलिए कहते हैं, एक शब्द और जोड़ लेते हैं बीच वाले, युगपत। युगपत का अर्थ होता है साथ साथ होना। x और y के जिन मानों के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, अगर x और y के उन्हीं मानों के लिए यह भी संतुष्ट हो जाए तो कहेंगे ये समीकरण युगपत है, साथ साथ। तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण है। यदि दोनों समान चर के मान से इन चरों के जो वैल्यू है वो सेम हो, समान, और दोनों के दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए तो कहते हैं ये युगपत है। दो चर वाले हैं, युगपत है, रैखिक है। तो दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरणों के विषय में हमें अध्ययन करना है। तो हम लोग इन युगपत रैखिक समीकरणों के 3 उदाहरण ले लें। 3 उदाहरण। पहला उदाहरण है 2x धन 5 2x धन y बराबर 5, और फिर है 3x ऋण y
बराबर 10। ये दो युगपत समीकरण हमारे पास। ये अभी पहला उदाहरण है, फिर एक उदाहरण लेंगे, फिर एक उदाहरण और लेंगे। तो अगर इन दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों को हल करना हो कि x और y के वे कौन मान हैं जिनको रखने पर समीकरण एक भी संतुष्ट हो जाता है, दो भी संतुष्ट होने का अर्थ है कि x और y के किन मानों को यहाँ बाएं पक्ष में लिखा जाए तो दाएं के बराबर आ जाए सरल करने पर। तो किन मानों के लिए ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे? बाएं पक्ष में चर के स्थान पर, चर x और y के स्थान पर कौन कौन से मान रखने पर बाएं पक्ष का मान उतना ही आता है जितना दाएं पक्ष में है, वो अगर पता हो जाए चर के इन मान को, तो इन्हें ही हम उनका हल करते हैं। सपोज करो कि x बराबर 2 और y बराबर 3 आने पर ये बायां पक्ष दाएं के बराबर हो जाता है, तो कहेंगे इन युगपत समीकरणों का हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3, जिन्हें रखने पर संतुष्ट हुआ। तो आइए देखिए, इनको हल करना हो तो x के सापेक्ष y के मान का एक सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 से हमें पक्षांतर करने पर मिल जाएगा y बराबर 5 ऋण 2x, ये y रहने दे 2x इधर। अब इसकी हम एक सारणी बना लें। x के मानों को रख करके उनके संगत y के मान प्राप्त करें। ऐसे ये कहाँ तक हम लोग मान रखेंगे? x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अभी जिस प्रकार पहले वाले समीकरण के लिए सारणी बनाए हैं, ऐसे दूसरे वाले समीकरण के लिए भी सारणी बनाएंगे, तो दोनों में x और y के उभयनिष्ठ मान मिल जाए। कम ही मान लिखने पर उभयनिष्ठ मान मिल सकता है और अधिक मान लिखना पड़ सकता है। तो अब यहाँ अगर हम लोग x की जगह पर 0 कर दें, देखिए x की जगह 0 तो y बराबर 5, x की जगह 1 कर दें तो y की वैल्यू 3, x की जगह 2 कर दें तो 5 ऋण 2 गुणे 2 1 आ जाए, x की जगह 3 कर दें तो ऋण 1 आ जाए, 5 ऋण 6 हो। x की जगह 4 कर दें तो 5 ऋण 8, ये ऋण 3 हो। इसी तरह ऋण 1 यहाँ कर दें अगर x की जगह पर, तो ये 5 2 7 हो। x की जगह ऋण 2 करने पर ये 9 हो जाए, ऋण 3 करने पर 11 हो जाए, ऋण 4 करने पर 13 हो जाए। ये मान हो गया x के संगत y के मान। इसी तरह हम लोग दूसरे समीकरण को लिखेंगे, इसे पक्षांतर कर दें, तो इसे पक्षांतर करने पर y बराबर 3x ऋण 10, इस ऋण y को दाहिने कर दो धन y, 10 को इधर कर दो तो 3x ऋण 10 बराबर y, और चाहे y ही पहले लिख दो, y बराबर 3x ऋण। अब इसके लिए भी इसी तरह से हम लोग सारणी बनाएं। x के कुछ मान ले लेते हैं, उन्हीं मानों के लिए y के मान ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो यहां से शुरू करें, इसी में रखेंगे। x की जगह 0 कर दें तो y हो गया ऋण 10, x की जगह 1 कर दें तो y हो गया ऋण 7, 2 करने पर ऋण 4, x की जगह 3 करने पर ऋण 1, x की जगह 4 करने पर ये 2, 5 करने पर 5, 6 करने पर 8, x की जगह ऋण 1 कर दें तो ये हो गया ऋण 13,
x की जगह ऋण 2 करने पर यह हो गया ऋण 16, x की जगह ऋण 3 करने पर यह हो गया ऋण 19, ऋण 4 करने पर हो जाएगा ऋण 22। ये सब मान हो गए इसके इसी तरह से। अब देख लीजिए इसमें वह कौन से मान है x और y के जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 0 के लिए देखा जाए तो 0, 5, 0 ऋण 10 उभयनिष्ठ नहीं हुआ। 1 के लिए 1, 3, 1 ऋण 7, 2 के लिए 2, 1 तो 2 ऋण 4, ये 3 ऋण 1 यहाँ भी है, 3 ऋण 1 यहाँ, और कोई वैल्यू उभयनिष्ठ नहीं है जो सेम हो दोनों में, वही मान x का वही मान y का। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो यही इन दोनों युगपत समीकरणों का हल हो गया। इनका हल आ गया x बराबर 3, y बराबर 1। इनमें दोनों में ही आप x की जगह ऋण 3, y की जगह ऋण 1 बाएं पक्ष में रखो, दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, इसलिए यही इसका हल हो गया। तो ये एक उदाहरण हुआ कि कैसे हम लोग हल लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लें युगपत समीकरण का। एक दूसरा उदाहरण ये जैसे लिखा है x धन 3y बराबर 5, 2x धन 6y बराबर 10। अब अगर आप इन समीकरणों को ध्यान से देखें तो ये दो समीकरण है ही नहीं, मूलतः एक ही समीकरण है। जैसे इसमें अगर आप सभी पदों में 2 से गुणा कर दे, आप सीखे समीकरण के सभी पदों में एक ही संख्या से गुणा करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 से गुणा कर दे तो 2x धन 6y बराबर 10, ये दोनों सेम है। तो जब हमें ऐसे समीकरण प्राप्त होते हैं जो कहने को तो 2 होते हैं, मूलतः होता है एक ही, तो ऐसे समीकरण, इन समीकरणों नहीं, ऐसे समीकरण है, ऐसे समीकरण के अनंत हल हो जाते। x और y के बहुत सारे मान मिलेंगे। जैसे ये एक का यही समीकरण है, समझ, यह भी वही है। तो ऐसे समीकरणों के अनंत हल इसलिए होते हैं, जैसे यहाँ x की जगह पर 2 लिख दूं और y की जगह पर 1, ये आ जाए। अगर हम x की जगह पर 1 लिख दें और y की जगह पर 4/3 लिख दें तो भी दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 धन 4। तो ऐसे बहुत सारे x और y के मान, यहाँ x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 4/3, अभी था x बराबर 2, y बराबर 1। तो जब हमें इस प्रकार के युगपत समीकरण मिलते हैं तो इनके अनंत हल मिलते हैं, अनंत हल। अद्वितीय हल नहीं प्राप्त होता, यूनिक सलूशन नहीं मिलता, अद्वितीय हल नहीं प्राप्त होता। एक तो युगपत समीकरणों का ये उदाहरण, एक ये उदाहरण था। इन्हें हल करते हैं तो अद्वितीय हल मिलता है, यूनिक। कई हल नहीं मिलेंगे, अद्वितीय है। और इसी तरह से एक तीसरा उदाहरण भी है, ये x धन 3y बराबर 5, 2x धन 6y बराबर 7। अब इन समीकरणों में भी जो बायां पक्ष है दोनों का वो समान है। इसमें 2 से गुणा कर दो तो बायां पक्ष सेम है। अब अगर आप x और y के मान ढूंढेंगे तो x और y के ऐसे मान मिलेंगे ही नहीं कि इसे भी संतुष्ट कर दे और इसे भी संतुष्ट कर दे। कोई भी मान ऐसा नहीं होगा कि वही x और y लेने पर जोड़ दें इन दोनों को तो 5 आ जाए और वही जोड़ दे तो 7 आ जाए।
नहीं है। तो इन ऐसे समीकरणों के हल प्राप्त नहीं होते, हल नहीं प्राप्त होता। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे अब इनको हम लोग इस रूप में लिख दें, इन समीकरणों a1x प्लस b1y बराबर c1। ये a1x प्लस b1, ये a1 है, ये b1 है। इसी तरह दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर c2। तो देखिए हल तभी मिलेगा जब ये रेशियो a1 बटा a2 इनका अनुपात लिया जाए और इधर इनका अनुपात लिया जाए। ये अगर बराबर आ गया जैसा कि इसमें है, यहाँ देखिए a1 की जगह पर है 1 और a2 की जगह पर है 2, तो a1 बटा a2 आ गया 1 बटा 2, और b1 बटा b2, b1 है 3 और b2 है 6, तो b1 बटा b2 बराबर 3 बटा 6, 3 बटा 6 सरल होके 1 बटा 2। तो इन युगपत समीकरणों में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं। अच्छा, जब कोई हल प्राप्त ना हो तो हम कहेंगे कि ये युगपत समीकरण है ही नहीं। कब हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल तब मिलेगा, अद्वितीय हल। इसमें भी वही हुआ था, अनंत हल हो गए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 फिर सेम है। तो यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो या तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा या तो अनंत हल हो जाए, और अद्वितीय हल मिलेगा यदि इनका मान सेम ना हो, दोनों अलग अलग है। जैसा कि इसमें a1 बटा a2 हो जाएगा 2 बटा 3, b1 बटा b2 हो जाएगा 1 बटा 1, दोनों अलग अलग। तो जब दोनों का मान समान ना बने तभी हम समीकरणों के हल प्राप्त कर सकते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, और तभी हम इन्हें युगपत समीकरण बोलते हैं। तो ये परिभाषा निकल के आई, युगपत माने साथ साथ समीकरण, या हम कहें ऐसे समीकरण जो उन्हीं चर राशियों के लिए साथ साथ संतुष्ट हो, उन्हें हम कहते हैं युगपत। तो दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, अभी ये रैखिक बोला जाए, चाहे इस तरह से लिख दे चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस b1। इसे चाहे आप राइट साइड में करो चाहे लेफ्ट साइड। ये जो कांस्टेंट है, जो कहीं देखे आप 5 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 20 होगा, तो इधर भी लिख सकते हैं आप, उधर भी लिख सकते, कोई फर्क। दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 को युगपत समीकरण कहते हैं। इनका नाम तभी बोलेंगे युगपत समीकरण यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b बराबर ना है। अच्छा, अब आगे चलते, मान लीजिए कि पहले से हमें कहीं युगपत समीकरण ही दिए जिनका अद्वितीय हल हो सकता है, वह ही समीकरण दिए, इस शर्त को संतुष्ट करने वाले ही समीकरण दिए,
तो हम ऐसे युगपत समीकरणों को, दो चर वाले युगपत समीकरणों को कैसे हल करेंगे? जैसे अभी पहले उदाहरण में देखा गया, क्या हर बार हम दोनों ही समीकरणों के लिए x के संगत y का मान ज्ञात करके दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ मान देखेंगे? नहीं, ये लंबी प्रक्रिया होगी। तो हम युगपत समीकरणों को हल करने के दूसरे तरीके, दूसरी विधियां अपनाते हैं। और युगपत समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन। दो विधियों से दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों को हल किया जाता है। एक प्रतिस्थापन विधि हो गया और दूसरा है विलोपन विधि। तो इनमें जैसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि देख ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान, चाहे x का चाहे y का, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लेते हैं। अब इस चर का जो भी मान आया दूसरे चर के पद में, उसे दूसरे समीकरण, दूसरे माने जिससे हमने ये क्या काम कर लिया, एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लिया, उसमें नहीं, दूसरे समीकरण में ले जाके रख देते हैं, तो इन चरों का मान ज्ञात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इन्हें हल करना है, कोई भी उदाहरण ले ले, 2x ऋण 3y बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 7x ऋण 2y बराबर 20। तो अब हम चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक चर का मान दूसरे के पद में लिखेंगे। जैसे ये समीकरण 1 से अगर हम पक्षांतर करें तो 2x इधर रहने दे, ऋण 3y दाहिनी तरफ कर दे, तो हो गया 13 धन 3y। इसलिए x बराबर इस 2 का पुनः पक्षांतर कर दे, पक्ष का अंतर कर दे, लेफ्ट टू राइट कर दे, या ऐसे भी कर सकते दोनों ओर 2 से भाग दे दे। इधर भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, इधर भाग होगा तो पूरे में आके भाग। और वही ऐसे कहा कि इधर गुणा हुआ है उस तरफ जाके भाग। अब देखिए यहाँ चर x का मान चर y के पद में हो गया, x की वैल्यू y के फॉर्म में। अब ये जो x का मान आया है यही इस समीकरण 2 में रख दे। 1 से यह काम किए तो 2 में रख दे, 2 से यही चीज निकाले होते तो 1 में रख दे। यही नहीं कि हम लोग x का मान y के पद में निकालेंगे तो ही हल होगा, y का मान x के पद में निकालिए तो भी हल होगा। आप फ्री है चाहे जो। तो अब x का यह मान समीकरण 2 में रख दे। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर यहां हो गया 7, x है और x के स्थान पर इतना हो 13 धन 3y पूरे का बटा 2 ऋण 2y बराबर 20। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 से गुणा करते, तो 2 से पहले पद में गुणा होगा तो यही 2 2 कट जाएगा। अगर यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ बच गया 7 गुणे 13 धन 3y। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4y, 2 से इसमें गुणा करेंगे 40। फिर अब इसे गुणा कर दे, 13 सत्ते 91, 7 तिरिक 21y ऋण 4y बराबर 40।
तो ये 21y 4y हो गया 17y बराबर 40 और ये 91 जाके घट गया। 17y बराबर 40 ऋण 91 ऋण 51, y बराबर दोनों ओर 17 से भाग दे दे या इस 17 का उधर 75 कर दे तो ऋण 3। ये y का मान आ गया ऋण 3। y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दें या इसमें रख ले आप, ये जो प्राप्त किए हैं इससे भी आ जाए। तो y बराबर 3 यहां रख दें, x बराबर 13 घन 3y पूरे का बटा 2, तो x बराबर हो गया 13 घन 3 गुणे y की जगह ऋण 3 बटा 2। 13 और 3 गुणे ऋण 3 हो गया ऋण 9 बटे 2, ये हो गया 4 बटा 2 बराबर। तो x का मान आ गया 2 और y आया था ऋण 3। यही इनका अद्वितीय हल है। आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के ये मान बाएं पक्ष में रखने पर यदि दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो ये समीकरणों का दिए गए दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों का अद्वितीय हल हो गया, यूनिक हल। चलिए रखते हैं। जैसे समीकरण 1 में 2 गुणे x की जगह हो गया 2, ऋण 3 गुणे y की जगह हो गया ऋण 3, ये हो गया 4 घन 9 आ गया 13, वही राइट साइड में। इसमें रख दें तो 7 गुणे x की जगह पर 2, ऋण 2 गुणे y की जगह हो गया ऋण 3, ये हो गया 14 घन 6 आ गया 20, फिर राइट साइड। इसलिए ये जो चर राशियों के मान हैं जिन्हें हम युगपत समीकरण के हल कहते हैं, ये सही है। इसी प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। अब जो दूसरी विधि है उसको अगले वीडियो में बताएंगे।